जय हिंद बच्चों, मैं शुभम कुमार आज आप लोगों को हिंदी का एक टॉपिक वर्णमाला को लेकर के आए हैं। इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। वर्णमाला से जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे सवाल इस टॉपिक के बाद आप क्या कीजिएगा, बना पाइएगा। आराम से उस सारे सवाल को आप टैकल कर पाइएगा। तो चलिए, हिंदी का एक टॉपिक है वर्णमाला, उसको हम देखते हैं। और सबसे पहले बात आती है कि सर वर्णमाला कहते किसे हैं। अब जिस प्रकार मोतियों का माला बनाया जाता है, मोतियों को क्रमबद्ध समूह में सजा करके मोतियों का माला बनाया जाता है, उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में वर्णों को क्रमबद्ध समूह से जो शब्द तैयार, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए यहाँ से वर्णमाला का डिफिनेशन क्या आता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। आपको डिफिनेशन याद हो गया होगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह या वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। चलिए हम डिफिनेशन को लिख देते हैं, याद कीजिएगा। बोलिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्याएं कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्याएं कितने होते हैं, 52 होते हैं। लिखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्याएं कितनी होती हैं, 52 होता है, जिसमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या कितना होता है, 33 होता है। अब बात करते हैं सर ये वर्ण होते क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। चलिए तो हम वर्ण को जानेंगे, वर्ण किसे कहते हैं। तो लिखिएगा वर्ण का डिफिनेशन, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। अब हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें स्वर हमारे 11 और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। और वर्ण देखा जाए तो मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। तो इन दोनों वर्णों के बारे में हम जानेंगे, स्वर के बारे में जानेंगे, स्वर वर्ण कहते किसे हैं, स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं, तथा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वर्ण को देखते हैं कि वो वर्ण, तो देखा जाए तो वर्ण मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा होता है क्या, व्यंजन वर्ण। अब बात आती है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं या फिर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्याएं कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं जी, 11 होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर्ण वर्ण की क्या ली जाती हो, सहायता ली जाती हो, वो सारे के सारे कैसे क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो आइएगा, सबसे पहले हम स्वर वर्ण को बारे में जानेंगे, इसके भेदों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम सीधे कहाँ पे आ जाएंगे, व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। देखिएगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की कोई सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण में
किसी अन्य वर्णों की कोई सहायता ना ले पड़ी या फिर कोई आवश्यकता नहीं हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्याएं कितनी होते हैं? 11 होते हैं। तो अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, स्वर वर्णों की कुल संख्याएं, स्वर वर्णों की कुल संख्या, देखिएगा स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या 11 होता है। स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब बात आती है कि सर ये 11 होते कौन कौन से हैं? देखिएगा 11 क्या होते हैं। सबसे पहले होता है आ, उसके बाद आ, उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, उसके बाद आता है री, ए, ओ, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? स्वर वर्ण कहलाएंगे। कौन कौन से हैं? आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ और औ, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब हम जानेंगे स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं तथा उन भेदों के अंतर्गत कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो लिखिएगा स्वर वर्ण के पहला भेद लिखिएगा। स्वर वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इसको जिसमें होता है, सबसे प्रथम पे आता है ह्रस्व स्वर। क्या आता है? ह्रस्व स्वर। धीरे धीरे हम करके सारे के बारे में जानते जाएंगे, फिर हम आपको लिखवाते जाएंगे। पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर। आखिर बात आती है कि सर ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में समय क्या होता हो? सबसे कम लगता हो, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। देखिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में समय सबसे कम लगता हो वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। और क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। यानी कि वैसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय क्या लगता हो जी? सबसे कम लगता हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब बात आती है कि सर ये स्वर होते कौन कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वरों की संख्याएं कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब हम देखते हैं वो 4 कौन कौन से होते हैं। तो अगला पॉइंट में नोट कीजिएगा कि ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या, लिखिएगा ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या 4 होते हैं। ह्रस्व स्वरों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले होगा आ, उसके बाद होगा छोटी ई, छोटी ऊ, आ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इन स्वरों के उच्चारण में समय क्या होता है जी? सबसे कम लगता है। इसीलिए इन स्वरों को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों की कुल संख्याएं कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, छोटी, छोटी ऊ और री। अब आगे देखते हैं दूसरा जो हमारा स्वर होता है ह्रस्व के भेद। दूसरा स्वर हमारा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को जानेंगे। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? लिखिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व के अपेक्षा समय दोगुना लगता हो, यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय ह्रस्व के अपेक्षा समय कितना लगता हो? दोगुना लगता हो, वह दोगुना लगता हो वह दीर्घ स्वर कहलाता है। और क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। आपको याद हो गया कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय ह्रस्व के अपेक्षा समय कितना लगेगा? दोगुना लगेगा। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखते हैं अब दीर्घ स्वरों की संख्याएं कितनी होती हैं। तो नोट करके लिखिएगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या, लिखिएगा दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 होते हैं। दीर्घ स्वरों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 7 होते हैं। वो 7 कौन कौन से होते हैं? आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा आ, उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद बड़ी ऊ, उसके बाद ए, ओ और औ। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए इनका उच्चारण में ह्रस्व के अपेक्षा समय दोगुना कैसे लगता है? क्योंकि हम जानते हैं सर कि आ प्लस आ मिल करके क्या बनता है? आ बनता है।
आप खुद सोचिए, इसमें ह्रस्व स्वर के प्रयोग 2 बार होता है, आ और आ, इन दोनों में क्या होता है, समय ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसीलिए देखिएगा कि दीर्घ स्वर उसे कहते हैं कि जिन स्वर को उच्चारण करते समय ह्रस्व की अपेक्षा समय कितना लगता हो, 2 गुना लगता हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की कुल संख्याएं कितने होते हैं जी, 7 होते हैं। कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ और औ, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एक एक भेद और बचा है, इसको बोलते हैं, पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, एक लास्ट बचा है स्वर वर्ण के भेद में, उसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोला जाता है छोटू, प्लुत स्वर। ध्यान दीजिएगा, प्लुत स्वर। बात आती है कि सर प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व जान गए, दीर्घ जान गए, अब प्लुत किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा, ह्रस्व के अपेक्षा समय 3 गुना लगता हो, 3 गुना लगता हो, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, प्लुत स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जिन स्वरों का जब हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ह्रस्व के अपेक्षा समय कितना लगता है, 3 गुना लगता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब बात आती है सर ये जैसे, ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जो प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो लिखिएगा, जैसे में उदाहरण स्वरूप लिखिएगा, जैसे क्या हो गया, ओम। आप अपने घर में कभी पूजा वगैरह होते देखे होंगे, तो जब मंत्रोच्चार होता है तो हम बोला जाता है ओम। इसमें क्या हो रहा है, समय अधिक लग रहा है कि नहीं है लग रहा है, आ और आ की अपेक्षा देखा जाए तो समय क्या होता है, अधिक लगता है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हो गया ओम, आगे लिख लीजिएगा भैया, उसके बाद कर दीजिएगा आदि। और भी ऐसे शब्द है जैसे रोम, ये जितने भी शब्द हैं जिनमें क्या होता हो, समय सबसे अधिक लगता हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक अगर कंप्लीट है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम स्वरों के बारे में क्या करके जान गए, क्योंकि सर स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ और औ। स्वर के भेद जानेंगे कि सर स्वर के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, दूसरे नंबर पे आता है दीर्घ स्वर, और लास्ट में आता है प्लुत स्वर। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे व्यंजन वर्ण की ओर। ध्यान दीजिएगा, अगला व्यंजन वर्ण के बारे में अब हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण कहते किसको हैं, व्यंजन वर्णों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, वो सारा चीज़ हम जानेंगे। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, वो सब चीज़ हम अभी क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अगला हेडिंग दीजिएगा व्यंजन वर्ण, अगला हेडिंग दीजिएगा व्यंजन वर्ण। चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा व्यंजन वर्ण। लिखिए इसका डिफिनेशन कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की क्या ली जाती हो, सहायता ली जाती हो, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो, स्वर वर्ण की क्या ली जाती हो, सहायता ली जाती हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम स्वर वर्ण की क्या लेंगे, सहायता लेंगे, मदद लेंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और व्यंजन वर्णों की कुल संख्याएं कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो अगला पॉइंट नोट करके लिखिएगा कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्याएं, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या, लिखिएगा व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होता है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्याएं कितने होते हैं जी, 33 होते हैं। अब सर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वो चीज़ हम आज सारे के सारे क्या करेंगे, देखेंगे। तो लिखिएगा व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा व्यंजन वर्ण के भेद, ठीक है, हेडिंग दीजिएगा व्यंजन वर्ण के भेद। अब हम व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में जानेंगे। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, तो सबसे प्रथम भेद होता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। चलिए आखिर हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवाएं कंठ से निकलती हो, मूर्धा तालु से टकराते हुए मुंह के द्वारा कहाँ आ जाती हो, बाहर आ जाती हो, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो लिखिएगा
कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, देखिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर तालु, मूर्धा, दंत से टकराते हुए मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए, आपको डिफिनेशन याद हो गया कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कहाँ से निकलती हो? कंठ से निकलता हो, मुख मूर्धा तालु से टकराते हुए मुंह के द्वारा कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और देखा जाए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्याएं कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो अगला पॉइंट नोट करके लिखिएगा कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या, लिखिएगा छोटू, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्याएं कितने होते हैं? 25 होते हैं। संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। वो 25 कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। जैसे वो 25 कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले लिखिएगा क वर्ग आ गया, यानी क वर्ग में जितने भी आते हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन के क्या होंगे? उदाहरण होंगे। जैसे लिखिएगा क, ख, ग, घ, अंग। चलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं। सबसे प्रथम में क्या आएगा? क वर्ग आएगा। क्या आएगा? क वर्ग। उसके बाद क्या आ जाएगा? च वर्ग। उसके बाद ट वर्ग। उसके बाद त वर्ग। उसके बाद क्या आता है? प वर्ग आता है। ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन के क्या है? उदाहरण है। और हम बात करते हैं कि सर क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, अंग, यानी इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं? क वर्ग कहते हैं। च वर्ग के मतलब क्या हो गया? च, छ, ज, झ, इय, ये सारे को हम क्या कहते हैं? च वर्ग कहते हैं। तो उसी प्रकार पहला होता है क वर्ग, और एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो देखा जाए तो ऐसे ऐसे 5 वर्ग है, तो 5 वर्ग मिलाकर के टोटल कितने व्यंजन हो जाएंगे? 25 व्यंजन हो जाएंगे। तो क वर्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग। एक हो गया क वर्ग, अगला है च वर्ग, उसके बाद आते हैं ट वर्ग पे, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग है। अब बात करेंगे सर क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान देखा जाए तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं उच्चारण स्थान। क्या लिखते हैं? उच्चारण स्थान। यानी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? याद रखिएगा, क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। आप बोलिए ना, बोलिए क, तो देखिए यहाँ पे कंपन होगा। बोलिए क, ख, यहाँ पे क्या होता है? कंपन होता है। यानी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से होगा। अब बात करते हैं च वर्ग। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है जी? तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से। यानी च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। आप कभी बोलिएगा ना च, छ, ज, ठीक है, यानी च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तालु से होगा। अब बात करते हैं ट वर्ग। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान देखा जाए तो मूर्धा से होता है। क्या बोलिए ट, तो जैसे ही आपके जीभ ऊपर जाके फट से कहाँ जाता होगा? नीचे आता है। याद रखिएगा, ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। और च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। अगर त वर्ग के बारे में बात किया जाए तो जैसे हम बोलते हैं त, थ, द, तो आपके जीभ है ना, आपके दांत पे आके क्या करता है? पुश करता है। यानी कि देखा जाए तो त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? दंत से होगा। कहाँ से होता है? दंत से होता है। यानी ता वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? दंत से होगा। एक और वर्ग बचा है जिसको हम बोलते हैं पा वर्ग। अब जानते हैं सर पा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो बोलिए पा, फा, बा। तो आपके देखिएगा ओठ जो है ना, ओठ दोनों आपस में क्या होते हैं? चिपकते हैं। जैसे बोलिए ना पा, फा, बा, यानी कि देखा जाए तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? ओठ से होगा। कहाँ से होगा? ओठ से होगा। यहाँ तक आपको याद हो गए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं?
25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब बात करते हैं सर का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है जी? कंठ से है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ओठ से है। आगे हम देखते हैं इसके 2 भेद और होते हैं। स्पर्श व्यंजन देख लिए, अब हम इसके दो व्यंजन और, 2 भेद और में जानेंगे। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन और एक अंतिम होता है जिसको बोलते हैं उष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को हम जान गए, अब हम अंतस्थ व्यंजन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं किसको है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है कितना? दूसरा लिखिएगा अगला अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन लिखिएगा जिन व्यंजनों का उच्चारण, ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण, देखिएगा जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के स्वरों और व्यंजनों के मध्य में होता है, उसे, देखिएगा जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य में होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के यहाँ होता है, मध्य में होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्याएं कितनी होती है? 4 होते हैं। अगला पॉइंट में लिखिएगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 होता है। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कौन कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा सबसे पहले होता है या, रा, ला और वा। ये 4 को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला देखते हैं व्यंजन का अगला भेद है जिसको बोलते हैं उष्म व्यंजन। क्या बोला जाता है? उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब क्या होता है? उष्म, इसका डिफिनेशन है, सही याद होगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न करता है, तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे लिखिएगा ये जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर उष्मा उत्पन्न करती हो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर उष्मा उत्पन्न करती हो, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कहाँ टकराती है? मुंह से टकराती है और उष्मा उत्पन्न करती हो, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब उष्म व्यंजनों की संख्याएं कितनी होते हैं? उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अगला पॉइंट में लिखिएगा उष्म व्यंजनों की, उष्म व्यंजनों की कुल संख्या, उष्म व्यंजनों की कुल संख्या 4 होता है। उष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? तो तलाब सा, बोलिएगा तलाब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और कौन कौन से हो गए? तलाब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हाथ। ये आपके क्या हो गए? उष्म व्यंजन कहलाए। आज हम आपको वर्णमाला के बारे में बताएं, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण की संख्याओं कितनी है? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? उसके बाद व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण के कितने भेद है? ये सारा चीज हम आपको इस पार्ट में पढ़ाए हैं। अगले पार्ट यानी कि अब पार्ट 2 में हम आपको यहाँ से आगे लेकर के चलेंगे। इस पार्ट में हम इतना ही तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम आपको और इससे आगे लेकर के चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक लाइक और कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको लगे तो आप अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करके उन तक भी ये सारे चीज़ क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।